हमारे मेहमान कार्यक्रम में दर्शकों प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड़ का नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं इंदौर के लोकप्रिय सांसद और भारत में विभिन्न जिम्मेदारियों के साथ देश की सरकार में कंधे से कंधा मिलाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाने वाले बहुत अच्छे सांसद श्री शंकर जी लालवानी। शंकर भैया, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। शंकर जी, आपके नेतृत्व में ये शहर निरंतर प्रगति कर रहा है और प्रगति की प्रतिदिन प्रतिपल एक न एक सीढ़ी, एक न एक पायदान आगे बढ़ता चला जा रहा है। हाल ही में आपके मार्गदर्शन में इंदौर के करीब ही बड़े बड़े मार्गों का शुभारंभ हुआ, कुछ पुलों का भी उद्घाटन हुआ, आपके कर कमलों से ही हुआ। तो ये इतनी जल्दबाजी क्यों थी? वो पुल अभी तैयार ही हुए, कहीं उसका उद्घाटन विधिवत भी करवाना था या अभी अपन ने किसी कारण से किया? देखिए, जो हाल ही में दो ब्रिज जो हैं, पुल जो हैं, वो बाईपास पे बने हैं जी। एक अर्जुन बड़ौदा पे जी। और दूसरा राला मंडल में। दोनों लंबे समय से मांग थी, क्योंकि अर्जुन बड़ौदा में एक इंडस्ट्रियल एरिया और लॉजिस्टिक का बड़ा हब बन गया जी। तो ट्रकों का वहाँ बहुत आवागमन होता था और वहाँ गांव भी है, अर्जुन बड़ौदा गांव है, वहाँ भी जनसंख्या काफ़ी है। दूसरा राला मंडल में अपने आप में एक बड़ा क्षेत्र है और राला मंडल में भी जंक्शन आए दिन दुर्घटनाएं होती थी जी। तो ऐसा मानना था कि यहाँ ओवरब्रिज बनना चाहिए, फ्लाईओवर बनना चाहिए। तो इसको लेके हमने पिछले दिनों मैंने मांग करी थी माननीय केंद्रीय मंत्री से और हमने 4 पुलों की मांग करी थी और चारों पुल उन्होंने स्वीकृत कर दिए जी। उसमें से राहू जो पुल है वो बन के तैयार हो गया और दूसरा जो है बेस प्राइस पे काम चल रहा है, क्योंकि वो एक बड़ा एलिवेटेड ब्रिज है, 3 लेयर का ब्रिज है जी। तीसरा हमारा राला मंडल और चौथा अर्जुन बड़ौदा जी। तो अर्जुन बड़ौदा में थोड़ा काम विलम्ब से ज़रूर हुआ, लेकिन अब काम पूरा हुआ और हमने आज उसके वाहन भी, उसमें पहला वाहन हम सब उस पे चले और अब चालू हो गया, विधिवत शुरू हो गया जी। दूसरा एक राला मंडल का है, वो भी कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया जी और हुआ। देखिए, जैसे आपने कहा जल्दबाजी क्या थी, विधिवत उद्घाटन तो केंद्र सरकार मंत्रालय तय करता है। हाँ। वो एक विषय अलग है कि विधिवत मंत्रालय जब माननीय मंत्री जी या जब भी वो तय करते हैं उसके हिसाब से होगा। लेकिन आज हमें ऐसा लगता है कि आज अगर ओवरब्रिज तैयार है तो क्यों ना हम आज उसको जनता के लिए, आवागमन के लिए समर्पित कर दें। और देखिए 80,000 वाहन प्रतिदिन निकलते हैं। बिल्कुल। आप कल्पना कीजिए 80,000 वाहन सर्विस रोड से जाएंगे, समय ईंधन की यानी ज़्यादा लगेगा, समय भी ज़्यादा लगता है, एक्सीडेंट का भी डर बना रहता है। आप देखा जाम की स्थिति लगातार किस प्रकार से पिछले दिनों उस चर्चा में रहा विषय जी। तो कम से कम न जाम लगेगा, न ईंधन ज़्यादा खर्चा होगा, न समय की बचत होगी और क्लियर ट्रैफिक मिलेगा और गाँव के लोगों को भी एक्सीडेंट से राहत मिलेगी, दुर्घटना से। इसलिए हमने उसके प्रारंभ किए शीघ्र और आने वाले समय में जो बच्चे वो बेस्ट प्राइस के पास में जो है वो उसका भी एक अपना है, उसमें हमने लंबे के लिए बोगदे दिए, लगभग उसमें 6 बोगदे हैं और 6 बोगदे इसलिए दिए कि वो वहाँ पर एक नेशनल हाईवे नीचे से भी जाएगा और वहाँ झलहरिया जो है गांव है, वहाँ के भी अंडरपास है, वो भी वहाँ से निकलेंगे। तो आने वाले समय में ट्रैफिक, आने वाले 50 सालों को ध्यान में रख के हमने बनाया जी। आप कल्पना कीजिए जब ये 25 साल पहले बना था उस समय जो अंडरपास थे वो छोटे, हम देखते हैं कि लगातार जब शादियां होती है, कार्यक्रम होते हैं तो जाम लगे रहते हैं, वो छोटे छोटे बोगदों के कारण हमेशा जाम लगता है। तो हमने ये सोचा कि अब जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें बड़े बोगदे हों, बड़ा स्पान हो, नीचे अच्छी हो, तो ट्रैफिक जाम 25-50 साल तक नहीं हो। पर मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में हम ये भी सोच रहे हैं, उसके लिए मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन भी किया है, मैं मिल के भी आया हूँ। जो बच्चे वो एक 4 बोगदे छोटे जो हैं, बॉटल नेक जिसको कहते हैं, जहाँ लगातार चक्के जाम होते हैं, उसको लेके हमने मंत्री जी से बात की थी कि ये उस समय जो बने होंगे, उस समय जिन प्लानिंग की होगी, पर वो भविष्य को ध्यान में रखते हुए नहीं की थी जी। क्योंकि जो अप्रोच रोड है वो 100 फीट चौड़ा है और वो जो बोगदे वो 30 फीट है, तो वहाँ जाम होना ही है।
हमने क्या है, इसको या तो इसमें बोगदे चौड़े किए जाए, पर बोगदे चौड़े करना है ना, ब्रिज तोड़ के नया बनाना पड़ेगा वो। तो ये चारों ब्रिज नया बनाने के लिए हमने मांग रखी है। और मुझे लगता है कि जब ये बेस्ट प्राइस का भी पूरा हो जाएगा और बाकी ब्रिज पे ट्रैफिक शुरू हो जाएगा, उसके बाद सरकार जरूर विचार करेगी, ऐसा माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। तो लेट अस होप कि आने वाले समय में हम उसके लिए प्रयास करेंगे कि जो छोटे छोटे बोगदे वो नए चारों ब्रिज तोड़ के बनाए तो जाएं। तोड़कर बनाएंगे या ये बनने के बाद साइड में और अलग से निकाला जाएगा? नहीं देखिए, ये तो इनके तो बोगदे 30 फीट के भी नहीं है और रोड 100 फीट मास्टर प्लान की चौड़ी है जी। आप देख रहे हैं कि शहर जो इधर बसा है उधर भी शहर बस गया, आने वाले समय में और शहर उधर आगे बढ़ेगा। बराबर। तो कम से कम ये जो बोगदे हैं ये तो चौड़े होने चाहिए, कम से कम जितनी रोड विड्थ है उतने होने चाहिए, कम से कम 100 फीट चौड़े होने चाहिए। जी जी। तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। शंकर जी, आपने सांसद बनने के बाद इस शहर के हितार्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब काम किया। बेशक इस शहर की परिधि को अन्य शहरों से जोड़ने के बहुत सारे प्रोजेक्ट पर आपने बहुत गंभीरता से काम किया। इस शहर में रेलवे को लेकर भी काफ़ी काम किए। तो आपकी इस विकास यात्रा के पीछे प्रेरणा क्या रही? जब मैं नया सांसद बना था तब मैंने ये देखा कि कोई भी शहर ग्रोथ कैसे करता है, आगे कैसे बढ़ता है। तो देखने में आया, सर्वे में यह आया कि जिस शहर की सिटी की कनेक्टिविटी बेहतर होगी वहाँ ग्रोथ ज़्यादा होगी, क्योंकि व्यापार जुड़ेगा, व्यवसाय जुड़ेगा, लोगों का आना जाना होगा, इजी गोइंग होगा। तो सबसे पहले हमने शुरुआती दौर पे जब सांसद बना, सबसे पहले हमने कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया जी। और मुझे इस बात की खुशी है कि इन 7 वर्ष में, लगभग 7 वर्ष होने आए, अभी आने वाले महीने में हो जाएंगे। तो इन 7 वर्षों में इंदौर के आसपास 50,000 से करोड़ से ज़्यादा काम इंदौर और इंदौर के आसपास जी जी जी। काम रोड, रेल और एयर तीनों में हुए हैं। अब ये जो कनेक्टिविटी में बहुत सारी रोड कनेक्टिविटी बढ़ी है, इंदौर से लेके खंडवा हो, बरहानपुर हो, हैदराबाद तक जाएं, इंदौर से लेके नागपुर है, इंदौर बॉम्बे जो एक्सप्रेस कॉरिडोर, दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस कॉरिडोर, उससे इंदौर जुड़ा है, अलग अलग शहरों से जुड़ा है। उसके कारण क्या हुआ कि जितनी हमने नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी इंदौर को दी है, उसके कारण इंदौर जो बड़े 60 शहर हैं उनसे हम 600 किलोमीटर के आसपास, 700 किलोमीटर के आसपास जुड़ गए हैं। तो अब जो व्यापार है वो बहुत इजी हो गया, लोगों का ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो गया। अभी पहले जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट लगती थी वो लगभग 13 से 14% इंदौर की आती थी जी। अब ये जो आने वाले समय में जब प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे, आने वाले 2 साल में, 1 साल, जो 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में सभी प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे, तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो घट के 13-14% आती थी वो घट के 8-9% से भी कम हो सकती है। तो आप कल्पना कीजिए 4% जब लॉजिस्टिक कम होगा, मूल्य और हम ये सेंटर में लगभग है देश के, और देश के चारों कोनों में जब यहाँ माल जाएगा तो उसकी लॉजिस्टिक कम होगी। यही कारण है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां यहाँ गोडाउन बना रही है, वो यहाँ से माल भेजेगी चारों तरफ। तो उसके कारण इंदौर का GDP बढ़ेगी, इंदौर के आर्थिक रूप से संपन्न भी होगा। और यही रेलवे में भी हम कर रहे हैं, रेलवे में भी बहुत सारे विकास कार्य चल रहे हैं। देश में चुनिंदा शहर गिनती के होंगे जहाँ पर कि एक ही शहर में अलग अलग 6 दिशाओं में रेलवे ट्रैक होंगे, इंदौर उनमें से एक होगा। बिल्कुल। शंकर जी, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनता के लिए कुछ मर्यादाओं के पालन की गुहार की है, आग्रह किया है। खास तौर पर सोने को लेकर, सोने की खरीदी को लेकर, पेट्रोलियम पदार्थों के उपयोग को लेकर, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के उपयोग के प्रति जागरूक होने को लेकर, इस तरह की जो उन्होंने जनता से मांग की है। बेशक चूँकि भारत में मोदी जी को फॉलो करने वाले, उनके फॉलोअर्स खूब हैं, तो आपके हिसाब से उनकी इस मांग का असर होगा क्या देश में? ठीक है, पहले तो हमें ये समझना चाहिए क्यों ज़रूरी है। जी। देखिए, इतना सोना आज विदेश से यहाँ आता है क्योंकि हमारे यहाँ एक पारंपरिक परिवारों में ये परंपरा रही है कि सोना चांदी हम हमारे फिक्स एसेट के रूप में रहता है, तो हमारे हमेशा मांग बढ़ती जाती है। तो अब ये जो मांग बढ़ रही है सोना है, तो सोने आप दूसरे टर्म में, जब सोना बाहर से आता है तो हम एक प्रकार से डॉलर के रूप में उसको पेमेंट करते हैं, तो इम्पोर्ट बढ़ता है। अब आप कल्पना कीजिए, जिसे सोना चांदी आता है तो इम्पोर्ट बढ़ता है, तो हमारे यहाँ डॉलर के रूप में हमारा पैसा बाहर जाता है। तो एक तो ये देश का हमारा पैसा विदेश में जाता है, डॉलर के रूप में इम्पोर्ट हो रहा है। दूसरा, उन्होंने जो ऑयल पेट्रोलियम पे कहा है,
अब देखो, आपको मालूम है कि किस प्रकार की अभी विश्व की स्थितियां हैं, किस किस प्रकार परिस्थितियां हैं। हमारे जो आसपास के देश हैं या बड़े विकसित देश हैं, उन्होंने डीजल हो, पेट्रोल हो, किस प्रकार से रेट बढ़ाए। और वहाँ तो समस्या भी आ गई है कि पेट्रोल डीजल, हमारे यहाँ तो फिर भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल की कोई समस्या नहीं आई, गैस की कोई समस्या नहीं, और न ही हमने पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाए। लेकिन अल्टीमेटली हमारा पेट्रोल डीजल अरबन इसी कंट्री उसमें से उन कंट्री में से आता है जहाँ ये सिचुएशन अभी तनावपूर्ण है, चाहे इराक हो, ईरान हो, या बाकी शहरों देशों। तो इसमें से जब ऑयल और क्रूड ऑयल और दूसरी चीज़ें आती है तो नेचुरली जो सिचुएशन है उसमें परेशानियां हैं। तो मोदी जी का इसकी भी बचत होनी चाहिए, ताकि आने वाले लंबे समय तक अगर कुछ ऐसी बात चलती है तो देश को किसी परेशानी में नहीं आना पड़े। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब मोदी जी कहते हैं तो उसका बहुत ही एक ऐसा असर होता है। और हमने अभी चुनाव में देखा, उन्होंने कलकत्ता में क्या खाया 10 रुपए का, तो पूरे देश में झाल मुड़ी चल पड़ी। तो मोदी जी का व्यक्तित्व है कि एक बार वो जिस चीज़ बोलते हैं तो पूरा देश उनके साथ लगता है। बेशक आपकी बात में सत्यता है कि मोदी जी को फॉलो करने वालों की इस देश में बड़ी संख्या है, तादाद है। लेकिन एक बात स्मरणीय होना चाहिए शंकर जी, कि इस देश का जो कल्चर है, संस्कार है, इस देश की जो आम लोगों की मनोवृत्ति है, हमारे यहाँ अनुष्ठानों में जनेऊ से लेकर विवाह तक स्वर्ण क्रय का महत्व है। वो अलग अलग कारणों से, धार्मिक कारणों से भी उसका महत्व बनता है। और चूंकि भारत ऐसा ही एक देश है जहाँ अपनी संस्कृति, अपना लोगों का विचार, अपने परंपराएं हैं, ऐसी स्थिति में सोने के क्रय पर यदि लोग अंकुश लगाएंगे या विवाह इत्यादि में नहीं देंगे, ऐसा अपन कैसे मान सकते हैं? देखिए, अंकुश तो नहीं, उन्होंने अपील की है जी, और मुझे पूरा भरोसा है मोदी जी की अपील पे लोग मानते हैं जी। और उन्होंने ये कहा 1 साल की बात है, 1 साल तक उन्होंने कहा है। आगे क्या स्थिति बनती है वो अलग विषय है। तो मुझे लगता है कि उनकी जब बात कही लोग मानते हैं। और आपकी बात अपने स्तर पर सही है कि हमारे यहाँ एक पारंपरिक व्यवस्था है कि सब जगह से, तो उसका कोई वैकल्पिक निकाल सकते हैं हम जी, कि वैकल्पिक क्या हो सकता है। थोड़े समय के लिए देखिए, एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब चीन के साथ युद्ध था, उन्होंने कहा था कि हम एक समय उपवास रखें, तो पूरे देश ने रखा। तो जब देश के सामने ऐसी बातें आती है तो देश कदम से कदम मिला के नेतृत्व का चलता है। और मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी के आह्वान पर ये देश में इसका असर देखने को मिलेगा। जी जी जी। एक और महत्वपूर्ण चर्चा आपसे यहाँ इस वक्त में करना चाहता हूँ कि आप इस शहर में वर्षों से मालवा उत्सव के रूप में एक बड़ा जलसा करते आए हैं। और निसंदेह आपका मालवा उत्सव बहुत लोकप्रिय भी है, उसमें मालवा की अलग अलग परंपराओं को लेकर भी। तो क्या इस उत्सव प्रिय शहर के लिए आप और अन्य उत्सव के प्रति भी कोई योजना बना रहे हैं क्या? इंदौर में बहुत सारे उत्सव होते हैं जी। इंदौर उत्सव प्रिय है, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे और ये उत्सव का शहर है, बहुत सारे उत्सव होते हैं जी। हम भी लगातार उत्सव करते रहते हैं जी जी। सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं। और मूल जो हमारा मकसद है कि हमारी लोक कला और संस्कृति की जो संरक्षण और संवर्धन है जी, उसको लेके हम काम करते हैं। बिल्कुल। ये जो हमारी लोक कलाएं जो विलुप्त होती जा रही है उसका संरक्षण संवर्धन करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मुझे इस बात की खुशी है कि इन 25 सालों में मालवा उत्सव ने जो अपना काम तय किया है, खास करके 25 सालों में मैं कहूँ कि पहचान बनी है। औसतन हर वर्ष 400 से ज़्यादा कलाकार आते हैं। बिल्कुल। इस बार तो उससे भी ज़्यादा है स्थानीय कलाकार और बाहर से। तो आप कल्पना कीजिए 400 कलाकार एक वर्ष में, तो 25 वर्ष में 1 लाख कलाकार हो गए। 1 कलाकार, 1 लाख कलाकारों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना, जी जी, अलग विविध संस्कृति को प्रदर्शित करना, और वो संस्कृति देखते भी हैं, अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं और दूसरी संस्कृति देखते हैं, यहाँ से ले जाते हैं। एक कलाकारों का कुंभ है, संस्कृति का आदान प्रदान है। इतना बड़ा मंच शायद ही सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में कहीं हो। दूसरा, हमारा इन 25 वर्षों में शिल्पकार लगभग 200 से 300 शिल्पकार हर साल आते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि इन 25 साल में 75,000 से ज़्यादा शिल्पकार आए।
बिल्कुल। तो ये, और हम अनुमान लगाते हैं कि हर बार 2 से 2.5 लाख के बीच में दर्शक आते हैं, जी। जो इन 7 दिनों में देखते हैं। 25 साल में कितने दर्शकों ने मालवा उत्सव देखा होगा? जी। अगर 2 लाख में मान के चले तो 50 लाख लोगों ने तो कम से कम मालवा उत्सव देखा होगा। तो ये 50 लाख लोगों ने जो मालवा उत्सव देखा होगा, वो कला और संस्कृति का संवर्धन ही हुआ ना, संरक्षण ही हुआ। बिल्कुल। तो हमारा यही प्रयास है इंदौर में कला और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन में बढ़ावा दे, उसी को लेकर ये आयोजन करते हैं। जी जी। जाते जाते आप हमारे देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारा देश युवाओं का देश है, और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं विकसित भारत का अभियान चल रहा है जी। तो 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष होंगे, तब हमारा देश प्रमुख देशों में रहेगा और नेतृत्व करता हुआ रहेगा। बिल्कुल। तो उसमें हमारे युवाओं की प्रमुख भूमिका रहेगी। तो मेरा युवा साथियों से यही निवेदन है कि आप जिस क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में लक्ष्य तय करके आगे बढ़ें, क्योंकि भविष्य आपका है और देश आपकी ओर देख रहा है जी। ये राष्ट्र आपकी ओर देख रहा है और विश्व भारत की ओर देख रहा है। तो ये विश्व हमारे देश के युवाओं की तरफ देख रहा है। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, ये थे इंदौर के लोकप्रिय सांसद श्री शंकर जी ललवानी, जिन्होंने बाकी के साथ अपनी बात को, अपने कर्मों को, अपने क्रियाकलापों को और अपने उन विचारों को जिनको लेकर वो जी रहे हैं, जिनको लेकर वो लगातार इस शहर में कार्य कर रहे हैं, और न केवल एक वो नेता हैं, अपितु वो सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक त्रिवेणी के रूप में गोते लगाने वाले एक ऐसे संत हैं, जिनकी सोच, दृष्टि निर्विवाद रूप से इस शहर को आगे बढ़ाने की रही है। और उन्होंने हमारे स्टूडियो में उपस्थित होकर अपने विचार व्यक्त किए। शंकर जी, मैं समय नाउ परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।